सभी को नमस्कार। तो हम आज जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं हमारे देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका पूरा नाम था श्रीमती प्रियदर्शनी गांधी। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। इनके पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी शिक्षा विभिन्न स्कूल और विभिन्न कॉलेजों में हुई थी। इन्होंने विदेश और भारत दोनों से शिक्षा ग्रहण की थी और इन्होंने खास तौर पर सेल्फ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। इनको गाइड करने वाले लोग बहुत थे, जैसे इनके खुद के पिता श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके दादाजी मोतीलाल नेहरू, खुद महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ऐसे बहुत महान लोग थे जो इनके जीवन में इनको गाइड करने वाले थे। और इनका रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी एक अच्छा रिलेशन था। और वैसे ये थी बहुत हिम्मत वाली। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। आत्मकथा उसे कहते हैं जो इंसान खुद लिखता है, और बायोग्राफी वो होती है जो जैसे मैं अपनी जीवन की कहानी खुद लिखूँ तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर वही कहानी कोई और लिखे मैं ना लिख के, तो वो होती है जीवनी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था माय ट्रुथ, मेरा सत्य। अब बताते हैं इनकी फैमिली। तो इनकी फैमिली में इनके पति फिरोज गांधी एंड इनके 2 बच्चे संजय गांधी और राजीव गांधी। फिर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं तो 1930 के दशक में इन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी। 1947 में इन्होंने विभाजन के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम भी किया था। 1955 में कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्ष बनी थी। 1959 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई। 1964 में वह राज्यसभा की सदस्य बनी और 1966 में यह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र प्रधानमंत्री बनी, महिला प्रधानमंत्री। तब इनकी उम्र थी लगभग 49 वर्ष, जबकि ये शुरुआत से ही अपने बचपन के समय से ही राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव भूमिका निभा रही थी, क्योंकि इनके जन्म से के 20 साल बाद भारत आज़ाद हुआ था। इनका जो बचपन था और वो 20 साल की उम्र थी, वो सब एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। और क्योंकि इनकी फैमिली एक राजनीतिक फैमिली के रूप में जानी जाती थी, तो इनकी फैमिली पे और इन पे सीधा प्रभाव था उन चीज़ों का। उसके बाद बात करते हैं इनके कार्य की। तो 1971 में इन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर। पहले पाकिस्तान 2 थे, एक बांग्लादेश और एक जो अब पाकिस्तान है वो पाकिस्तान। ये दोनों पाकिस्तानी थे। लेकिन वो जो अब पाकिस्तान है, वो लोग सोचते थे कि ये जो पाकिस्तान है बांग्लादेश वाला, ये लोग नीच मुसलमान हैं। तो वो सोचते थे कि अगर हम ऊंचे लोग हैं तो हम ऊंचे लोगों के पुरुष अगर उनकी महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं तो वहाँ जो जनरेशन पैदा होगी वो हमारी तरह ऊंची पैदा होगी। पता नहीं कौन सा दिमाग लगाते हैं वो लोग और कौन सी साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब देखो, आप किसी की औरत के साथ या किसी भी इंसान के साथ अत्याचार करोगे तो उसका नतीजा तो बहुत ख़राब ही होगा ना। तो जब वहाँ इतने सारे रेप हुए तो फिर वहाँ एक मुक्ति वाहिनी सेना बनी। उसका फिर भारत ने भी बांग्लादेश की मदद की और
पता है जो महान सेना थी, जो महान खून था, जो वो चाह रहे थे कि ऐसे ही महान पैदा हो, वो 93,000 महान सैनिकों ने एक साथ विश्व का सबसे बड़ा समर्पण किया था। क्योंकि इतनी बड़ी सेना आज तक कहीं भी इतनी बड़ी सेना ने समर्पण नहीं किया जितनी बड़ी सेना ने पाकिस्तान के उस युद्ध में किया था। और उस युद्ध के दौरान हुआ ये था कि अमेरिका से भी हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा था कि भाई अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा ला के खड़ा कर दिया था कि हम अगर भारत पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं करेगा तो हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उस टाइम हमारी रसिया ने हेल्प की थी कि उन्होंने भी अपना बेड़ा ला के खड़ा कर दिया कि हम भारत का साथ देंगे। तो सोचो कितने एक प्रधानमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि आप बाहर से आपको भारी जो देश हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि आप ये डिसीजन लो, ये डिसीजन लो। तो सोचो उन्होंने तो एक देश को अलग कर दिया था। फिर उसके बाद है 1974 में उन्होंने पहला परमाणु परीक्षण करवाया था, जो किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था, इसका नाम था लाफिंग बुद्धा। तो हाँ, ये बैन था कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण कर नहीं सकता, ज़मीन पे नहीं कर सकता, धरती पे नहीं कर सकता, आसमान में नहीं कर सकता, पानी में नहीं कर सकता। तो पता है आप जब ये स्टोरी पढ़ोगे ना, ये बहुत रोचक स्टोरी है। उन्होंने धरती के अंदर किया था लाफिंग बुद्धा। और मतलब सोचो कि आप कोई इंसान कैसा है कि रिस्क पे रिस्क लिए ही जा रहा था, दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो इनको बिच्छ तक बोला था, बट थी बहुत खतरनाक, मानना पड़ेगा। फिर 1945-75 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल की घोषणा करना, देखो राजनीति में होता ऐसा है कि एक नेता ऐसा है कि वो सिर्फ अपने खुद से ज़्यादा महत्व लोगों की भलाई को दे रहा है, जबकि दूसरा ज़रूरी नहीं कि दूसरा नेता ऐसा हो। दूसरा नेता ऐसा हो सकता है कि वो लोगों को कुछ भी उल्टी सीधी विद्या पढ़ा के सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो आपातकाल होने के कई कारण थे। उससे पहले आपातकाल की घटना से पहले 2 घटनाएं और हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण में मतलब सरकारी जो प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बैंक कर दिया गया था, ताकि देश के हर इंसान के पास बैंक की सुविधा उपलब्ध हो सके। और जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा थे भारत में पहले मिले थे, उनको एक वेतन भत्ता दिया जाता था, उसे भी इन्होंने बंद कर दिया। वैसे आज के ज़माने में देखें तो किसी की हिम्मत नहीं है आरक्षण को हटाने की, बट उन्होंने उस टाइम राजाओं के वेतन भत्ते बंद कर दिए। थी ना हिम्मत की बात। पता है अब उन्होंने वेतन भत्ते उन्होंने इसलिए बंद किया था क्योंकि देश का बहुत ज़्यादा धन उनको सिर्फ राजाओं के रखरखाव में ही जा रहा था, तो उन्होंने बंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जो प्राइवेट कंपनियां, मतलब देश की शीर्ष लोग, जो पैसे वाले लोग थे, वो सब इनसे नाराज़ हो गए थे। और राजनेता तो नाराज़ होंगे ही होंगे क्योंकि उनको शायद फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो कई सारे कारण थे जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इनको आपातकाल लगवाना पड़ा। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू चलाया था इन्होंने 1980 में। और उसके बाद जब इनकी आखिरी जो 31 अक्टूबर 1984 में इनके ही अंगरक्षक के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बहुत दंगे फसाद हुए, पर क्या कर सकते हैं हम, आप तो जान ही नहीं रही तो क्या ही करेंगे।